हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहू हमारी बेशरम के दूसरे भाग में। अब तक आपने देखा सुप्रिया मंदिर में अपना सर रखकर भगवान से शिकायत करके रो रही थी। अब आगे सुप्रिया के सर के पीछे से एक प्यार भरा हाथ आया, जिसे महसूस करके सुप्रिया थोड़ी घबरा गई और उसने तुरंत ही अपने आंसू पोंछे और पलट कर देखा तो संजय की दादी थी। सुप्रिया नजरों को नीचे करके दादी से झूठ बोलने की कोशिश करने लगी कि अरे दादी जी, आप कुछ काम था तो मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाती आपके पास। दादी सुपीरिया का दर्द बहुत अच्छे से समझ रही थी और इस झूठ को बोलने के पीछे की मजबूरी को भी। दादी ने कहा कि अगर मैं तुझे आवाज लगाकर बुला लेती तो तेरे आंसू को कैसे देख पाती। तब सुपीरिया ने कहा कि अरे वो तो यहाँ बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई थी ना, तो बस साफ करते करते आंखों में कुछ चला गया मेरे और बेवजह ही आंसू आ गए। दादी ने कहा कि इस दुनिया में कुछ भी बेवजह तो नहीं होता है, फिर क्यों छुपा रही है तू अपने दुखों को। खुलकर रो ले मेरी बच्ची, मैं भी तेरे दर्द से वाकिफ हूँ, क्योंकि जिस नाव में आज तू सवार है कभी मैं भी थी। जब मैं इस घर में नई दुल्हन बनकर आई थी तो क्योंकि तेरा पति संजय बिल्कुल अपने दादाजी पर ही गया है बेरहम, इसलिए मैं तेरे दर्द को बहुत अच्छे से समझती हूँ। इतना सुनते ही सुपीरिया तो जैसे खुद को संभाल ही नहीं पाई और दादी के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। दादी ने भी उसे प्यार से अपने सीने से लगाए हुए थी और उसके दिल में छिपे हुए दर्द को बाहर निकल जाने में उसकी मदद कर रही थी। सुपीरिया ने कहा कि दादी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो हर बार मेरा ही दिल क्यों दिखाया जाता है? मैंने तो हमेशा अपने कर्तव्यों और धर्मों का पालन किया, चाहे वो मेरा मायका हो या मेरा ससुराल। कभी भी बड़ों का अनादर नहीं किया, फिर मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं? कभी कभी मन करता है दादी जी कि मैं ये सब कुछ छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं, सारे बंधनों से मुक्त हो जाऊं, तोड़कर सारी बेड़ियां आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ जाऊं। आखिर मुझ में कमी ही क्या है? देखने में भी ठीक ठाक हूँ, किसी न किसी को तो पसंद आ ही जाऊंगी। पढ़ी लिखी हूँ, शादी से पहले भी तो जॉब कर रही थी, वो भी एक अच्छे पद में। आज भी चाहूँ तो एक अच्छी नौकरी करके अपने जीवन को यापन कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। और बात रही एक बच्चे की माँ बनने की, तो आजकल लोग अनाथ बच्चों को गोद ले लेते हैं और उनको ही अपनी संतान मानते हैं। मैं भी यही कर लूंगी, कम से कम इन दुखों से तो मुक्ति मिलेगी। जब मेरी जिंदगी में कोई होगा ही नहीं तो प्यार की उम्मीद भी नहीं बचेगी। दादी ने सुप्रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी बेटी, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? सुप्रिया ने तुरंत ही बड़े आश्चर्य से दादी की तरफ देखा और कहा कि माफ करना दादी, मैं भावनाओं में बह गई थी और आपके सामने ही अपने ससुराल के लिए ऐसा बोल दिया। दादी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, जो मन में हो उसे कह देना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम ऐसा सच में करना चाहती हो? क्या इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? क्योंकि कहना बहुत आसान होता है मेरी बेटी, और उसे अमल करना उतना ही मुश्किल। सुप्रिया ने हाँ में बस सिर हिला दिया। दादी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरे बस कुछ सवालों का जवाब देना होगा। उसके बाद मैं खुद तुम्हारा तलाक संजय से करवा दूंगी। सुप्रिया अब बहुत ध्यान से दादी की तरफ देखने लगी तो दादी ने सबसे पहले कहा कि ये बताओ, क्या कोई कीमती चीज बिना मेहनत के या बिना प्रयास करे मिलती है? क्या किसी रिश्ते को सुधारने से पहले या उसे एक मौका देने से पहले उसे चंद मुश्किलों से तोड़ देना चाहिए या डर कर अपने कदम पीछे कर लेने चाहिए? कोई सा रास्ता इतना आसान होता है? या किस रास्ते पर मुश्किलें नहीं होती हैं? अरे बेटी, जब तुम अपनी कक्षा की परीक्षा देती थी तो उसमें भी तो तभी सफल होती थी जब तुम साल भर उसके लिए मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी। क्या जिस दिन तुमने पहली बार स्कूल में कदम रखा था तो तुम्हें सारा ज्ञान था, सब कुछ तुमसे बन जाता था? नहीं ना। उसके लिए तुम्हें अपने गुरुजनों, अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखना होता है, उनका मार्गदर्शन लेना होता है। तुम तब तो ऐसा नहीं करती कि अरे नहीं नहीं, पढ़ाई तो मेरे बस की नहीं है और मैं यहाँ से भाग जाऊं या इसे छोड़ दूं, दूसरी स्कूल में दाखिला करवा लूं। क्या दूसरे स्कूल में ये प्रक्रिया नहीं होगी? जिस वजह से तुम संजय को छोड़ना चाहती हो, वो क्या दूसरे मर्द में भी वजह नहीं हो सकती? बात पढ़े लिखे की नहीं होती है बेटा, बात होती है किस्मत की। अगर तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है
तो चाहे वो संजय हो या फिर कोई और, तुम्हें दुख ही मिलेगा। लेकिन तुम्हारी किस्मत में सच में दुख है या नहीं, इसके लिए तुम्हें एक बार अपनी किस्मत को बदलने का प्रयास करना होगा। एक बार अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी होगी। माना कि ये फर्ज सिर्फ औरत का नहीं होता है, एक आदमी की भी इसमें बराबर की भूमिका होती है। पर अगर कभी कभी एक के झुकने से रिश्ता बच सकता है तो फिर अपना अहम छोड़कर झुक जाना चाहिए। क्या तुम अकेले सारा जीवन बिता लोगी? क्या तुम्हें कभी किसी के कंधे की जरूरत नहीं होगी? तुम पढ़ी लिखी हो तो जॉब कर लोगी, पर क्या जब तुम शाम को थक हार कर घर वापस आओगी तो तुम्हें साथ में एक कप चाय पीने वाले की जरूरत नहीं होगी? क्या तुम्हें इस बात की कमी नहीं लगेगी कि काश घर में भी कोई तुम्हारा इंतजार करता, या फिर तुम किसी के लिए घर जल्दी जाने का इंतजार करती? अगर अकेले जिंदगी जीना इतना आसान होता तो शायद भगवान इतना पवित्र बंधन बनाता ही क्यों? वो भी न बस सबको अलग अलग कर देता। एक ऐसी दुनिया होती जिसे कभी किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसने एक मर्द और एक औरत को बनाया जिससे ये दुनिया प्रेम से भरी रहे और हर किसी के प्रेम के फूल हर किसी की बगिया में खिले। और जिन बच्चों को तुम गोद लेने की बात कर रही हो, वो भी तो किसी के प्रेम की निशानी ही होंगे। अगर उनके माँ बाप ने भी ऐसा ही सोच लिया होता कि हम भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हम किसी का बच्चा गोद ले लेंगे, तो इस दुनिया में अगर हर कोई यही सोचने लगता तो किसी के शायद बच्चे ही ना होते या ना होंगे। फिर तुम किसका बच्चा गोद लोगी? और हम एक भारतीय नारी हैं, हम कितना भी पढ़ लिख लें या कितनी भी बुलंदियों में पहुंच जाएं, पर हमारी संस्कृति और हमारा धर्म यही कहता है कि नारी एक सृजन करता है, उसे विनाश से पहले सृजन करने की आवश्यकता है। और हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ औरत चाहे कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, पर वो जब अपने पति से अलग रहती है ना, तो यही समाज उसे सम्मान की नजर से देखना बंद कर देता है। गलती चाहे किसी की भी हो या फिर पूरी गलती सिर्फ एक मर्द की हो, पर उंगली पहले औरत पर ही उठती है और आचरण में दाग भी उसी के लगता है। इसलिए मेरी बेटी, तुम कर्म करो अपना, कर्म से पहले अपने फल की चिंता मत करो। और अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात गलत लगती है तो तुम जैसा चाहो वैसा करो, इसके लिए भी मैं तुम्हें पूरी आजादी देती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें इसलिए इतना सब कुछ कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी ही तरह मैंने भी एक बार सोचा था। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी तुम्हारी तरह, पर सब कुछ छोड़ कर जाना चाहती थी और मैं बिना किसी को बताए यहाँ से चली भी गई थी। पर जहाँ गई वहां बस कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हो गया कि एक बार अगर किसी लड़की की मांग में सिंदूर भर जाए तो वो ये समाज या फिर अपने खून के रिश्ते भी उसके लिए अपना नजरिया बदल लेते हैं। मेरे बाबूजी ने मेरे आने के कुछ दिन बाद ही मुझे वापस ससुराल भेज दिया, जबकि उस वक्त मैं जॉब करके तो नहीं, पर हाँ सिलाई कढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी थी। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले तुम एक बार अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि वक्त रहते सही फैसला लेना चाहिए। अगर वक्त हाथ से निकल गया तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता है। सुप्रिया को अब दादी की कही बातों के बारे में सोचने लगी। आखिर दादी का कहना भी तो ठीक ही था, बिना कोशिश किए हार कैसे मान सकती हूँ मैं? और मुझे भगवान ने क्या नहीं दिया है? एक अच्छी जिंदगी दी, एक अच्छा ससुराल दिया, माँ पापा जैसे सास ससुर मिले हैं, और संजय भी तो पति बहुत अच्छे हैं। कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, कभी मुझे गाली या भला बुरा नहीं कहा, और ना ही मेरी किसी जरूरत को अधूरा रहने दिया। बस मिला नहीं तो मुझे मेरे पति का प्यार, जिसके बिना मैं अधूरी हूँ। मेरा जीवन बेरंग है, जिसके बिना मैं जिंदा होकर भी लाश हूँ। और ये सब मुझे अपने पति के प्यार से ही मिलेगा। वो प्यार जो मेरे बीमार होने पर एक बार प्यार से हाथ रख दे तो मैं ठीक हो जाऊं। वो प्यार जो बस एक बार मुझे निहार ले तो मैं निखर जाऊं। वो प्यार जो मुझे एक बार एहसासों से छू ले तो मैं संवर जाऊं। और ये सब मुझे एक औलाद ही दे सकती है। और हो सकता है कि औलाद में मुझे बेटा ही हो। और फिर संजय ने मुझे अपनी पसंद बताई है। ये तो नहीं कहा कि अगर बेटी हुई तो मुझसे नफरत करने लगेंगे, लेकिन अगर मुझे बेटा हुआ तो मुझे अपने पति का प्यार मिल जाएगा, जिसके लिए मैं कितनी तड़प रही हूँ। अगर मुझे बेटा हुआ तो संजय भागकर मेरे पास आएंगे और मुझे बाहों में भर लेंगे। जब सुपीरिया दादी की बातों से प्रभावित होकर ख्याली पुलाव पकाने लगी और सुपीरिया ने निर्णय ले लिया कि बिना कोशिश किए हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने पति का प्यार तो पाकर ही रहूंगी। और वैसे भी आज मेरे पति ने मुझे हमारी शादी के जोड़े में बुलाया है। आज तो सिर्फ संबंध ही नहीं, मन से मन के तार भी मिल जाएंगे। हे भगवान, मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रही थी जब मेरे पति मुझे प्यार भरी नजरों से देखें
और एक बच्चा पैदा करने की उम्मीद ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। सुप्रिया अपनी आज की रात को लेकर बहुत खुश थी। वो अब काम करते करते भी रात के ख्यालों में हो जाती और खुद से ही तरह तरह की बातों को सोचकर शर्मा जाती। उसके चेहरे की खुशी आज पूरा घर देख रहा था। सब बहुत खुश थे और सबसे ज्यादा दादी कि सुप्रिया ने कोई गलत फैसला लेने से पहले भगवान और अपने ऊपर भरोसा रखा। अब बस दादी भी मन ही मन संजय और सुप्रिया के सुखद भविष्य की कामना करने लगी। इधर सुप्रिया की ननद ने एक बार फिर सुप्रिया के बेडरूम को फूलों से सजा दिया और पूरा घर आज इतने चहल पहल में था जैसे 1 साल पहले सुप्रिया इस घर में बहू बनकर अपने कदम रखे थे। सुप्रिया की सास ने सुप्रिया को आज काम करने से मना कर दिया और खुद को सजाने संवारने के लिए कहा। सुप्रिया को भी सबके चेहरे पर खुशी देखकर लगने लगा कि उसने संजय को एक दूसरा मौका देकर बहुत सही फैसला लिया, क्योंकि कुछ भी तोड़ देने से अच्छा है कि उसे जोड़ कर रखा जाए तो मन को सुकून मिलता है। धीरे धीरे शाम हो गई और साथ ही संजय के घर आने का वक्त भी। सुप्रिया से तो एक एक पल नहीं काटा जा रहा था। वो किसी न किसी बहाने से या तो छत पर चढ़कर संजय को देखती या फिर घर की चौखट के पर्दे के पीछे से झांकती। थोड़ी देर बाद संजय भी घर आ गया। अब तो सुप्रिया की जैसे सांसें ही बढ़ गई हों। उसे अब संजय के सामने जाने में शर्म आने लगी। ऐसा नहीं था कि जो आज सुप्रिया और संजय के बीच होने वाला था वो सुप्रिया के लिए पहली बार हो, पर सुप्रिया अपने पति के प्यार को महसूस करना चाहती थी। उसकी छुअन, उसका एहसास, उसकी बढ़ती हुई सांसें, वो संजय के साथ सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि वो एहसासों से संजय से जुड़ना चाहती थी। और संजय था कि इस मिलन को बस एक अपने शरीर की जरूरत समझकर सुप्रिया के साथ संबंध बना लेता और जब ये जरूरत खत्म हो जाए तो बिना सुप्रिया की तरफ देखे दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो जाता। वो तो संबंध बनाते समय भी कभी भी सुप्रिया की तरफ ना तो देखता और ना ही उसे कभी चूमता, ना ही सुप्रिया की सुंदरता से प्रभावित होता। उसे जो जरूरी लगता बस उतना ही करके अपनी वासना को पूरा कर लेता और सुप्रिया को बस यही बहुत चुभता। वो संजय के साथ रोमांस करना चाहती थी और संजय ठहरा अनरोमांटिक इंसान। पर आज सुप्रिया अपने और संजय के बीच की इस कमी को भी पूरा करना चाहती थी। वो इस मिलन में अपना भी सहयोग देना चाहती थी और संजय की सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बनना चाहती थी। संजय काम से आने के बाद मुंह हाथ धोकर खाने पर आ गया। सबने मिलकर खाना खाया और फिर सब उठकर अपने अपने कमरे पर चले गए। इधर संजय भी खाना खाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर सुप्रिया की सास, जेठानी, बड़ी सास और ननद ने उसे भी जल्दी खाना खिलाकर संजय के पास भेज दिया। पर सुप्रिया ने संजय के पास जाने से पहले दादी का आशीर्वाद लिया और उनके पैरों को छूकर उन्हें इस सही फैसले को लेने के लिए धन्यवाद किया। दादी ने भी मुस्कुराकर सुप्रिया को गले लगा लिया और फिर सुप्रिया अपने कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही सुप्रिया ने अपने कमरे का दरवाजा खोला वैसे ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा घर तहस नहस था। जितने भी फूल बिस्तर पर उसकी ननद ने लगाए थे सबके सब जमीन पर टूटे हुए पड़े थे और पूरे कमरे में जो मोमबत्तियां जलाई गई थी उन्हें पानी डालकर बुझा दिया गया था। पूरे कमरे की दशा देखने के बाद जब सुप्रिया की नजर उसके पति पर पड़ी तो सुप्रिया ने जब कोने में बैठे संजय की तरफ देखा तो वो एकदम से डर गई। जिस संजय के चेहरे पर वो अपने लिए प्यार के भाव देखने के लिए सपने सजो रही थी उस संजय के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। सुप्रिया को कुछ समझ नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले तो इनका मूड अच्छा था, फिर अचानक इस कमरे में आने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे ये इतने गुस्से में आ गए। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैंने आने में देर लगा दी? हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैं तो इनसे पूछ भी नहीं सकती। खामखा 4 की जगह 10 बातें सुननी पड़ेगी। फिर धीरे से सुप्रिया कमरे में दाखिल होती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है और पास रखे दूध के गिलास को संजय के पास ले जाती है। संजय अभी भी सुप्रिया को गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। सुप्रिया ने जैसे ही दूध का गिलास संजय की तरफ बढ़ाया वैसे ही संजय ने सुप्रिया से गिलास लेकर जमीन पर फेंक दिया। सुप्रिया एकदम से डर कर कांप गई। वो संजय से 2 कदम पीछे चली गई और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो संजय की तरफ एक बार देख ले। संजय ने बहुत गुस्से में कहा कि ये सब क्या है सुप्रिया? तुम एक पत्नी हो या एक कोठे वाली? पूरा कमरा कोठे की तरह सजा रखा है। हम यहाँ बच्चा पैदा करने आए हैं या रासलीला रचाने? तुमको शर्म नहीं आई कि घर में बड़े बुजुर्ग और मुझसे छोटे भाई बहन रहते हैं? वो क्या सोचेंगे? उन पर क्या असर होगा? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता और चली हो बच्चा पैदा करने। पति को तो संभाल नहीं पा रही हो
पता नहीं बच्चे को कैसे पालोगी। सारा मूड खराब कर दिया तुमने तो। और फिर हर बार की तरह बिना सुप्रिया की बात सुने वो कमरे से बाहर चला गया। सुप्रिया को कुछ समझ नहीं आया कि पूरा दिन जिस पल का वो इंतजार कर रही थी उसमें पल भर में क्या हो गया। संजय के करीब आना चाहती थी वो, और एक बार फिर संजय ने उसे लताड़ कर खुद से बहुत दूर कर दिया। सुप्रिया खुद में ही सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ है जिससे इनका गुस्सा इतना बढ़ गया। बस ये कि कमरा फूलों से सजा था इसलिए। अगर फूलों को सजाने से हर जगह कोठे जैसी हो जाती तो फिर फूल तो हर शादी हर फंक्शन में लगाए जाते हैं, तो क्या वो सब जगह कोठा बन जाएंगे। और संजय को कैसे पता कि कोठे में ऐसे ही रात बिताई जाती है। और रासलीला, अगर दो लोगों के बीच प्रेम ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा। और तो और जिन बड़े बुजुर्गों की ये बात कर रहे हैं तो ये इनकी ही दादी की तरकीब थी कि आज कमरे को फूलों से सजाया जाए। और जिन छोटे भाई बहन की बात कर रहे हैं तो इनकी खुद की छोटी बहन सपना ने इस कमरे को सजाया। तो मैं क्या किसी को कुछ सिखाऊंगी। यहाँ तो सब पहले से ही सीखे सिखाए हैं। फिर सुप्रिया उन टूटे हुए बिखरे फूलों को उठाकर देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये फूल नहीं बल्कि उसके टूटे और बिखरे हुए सपने हैं जो अभी कुछ देर पहले वो संजय से मिलने से पहले सजो रही थी। और फिर सुप्रिया वहीं बैठे बैठे अपनी किस्मत को एक बार फिर कोसने लगी। अगली सुबह हर बार की तरह अपना दर्द अपने कमरे के दरवाजे के भीतर ही छोड़ सुप्रिया एक झूठी मुस्कान लेकर बाहर गई, जहां पर उसकी सास, जेठानी, ननद सब उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर रात को क्या क्या हुआ, संजय में कुछ परिवर्तन आया या नहीं। सुप्रिया सबकी नजर से बचने की कोशिश कर रही थी, पर हर किसी की नजर बस सुप्रिया पर थी, तो वो कैसे बच सकती थी। सबने मिलकर सुप्रिया को अब कल रात के बारे में ढेरों सवाल पूछ डाले, जिस पर बस सुप्रिया मुस्कुराती खड़ी रही। पर दूर बैठी दादी सुप्रिया की सूजी आंखें देखकर समझ गई थी कि सुप्रिया पूरी रात सोई नहीं है बल्कि रोई है। इसलिए दादी ने सबको डांट कर वहां से भगा दिया और सुप्रिया को अपने पास बुलाया। सुप्रिया अब दादी से भी नजर मिलाने से भाग रही थी, क्योंकि दादी उसका दर्द उसकी आंखों से पढ़ लेती थी और फिर वो उनसे झूठ नहीं बोल पाती थी। और इस बार भी जब वो दादी के पास गई तो दादी ने कहा कि मुझे माफ कर दे सुप्रिया, तेरे इन आंसुओं की वजह मैं ही हूँ। तुझे अगर उस दिन मैंने संजय से तलाक लेने से नहीं रोका होता तो शायद आज तू इतनी दुखी नहीं होती। सुप्रिया दादी के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, दादी आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने जो सही है मुझे बस वही सिखाया। और आपने ही तो कहा था ना दादी कि अगर किसी की किस्मत में दुख लिखे ही हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। दादी ने कहा कि नहीं बच्ची, तू अपना जीवन नर्क मत बना। तू संजय से तलाक ले ले और अपना नया जीवन शुरू कर, जैसे तू चाहे वैसे। सुप्रिया ने कहा कि फिर क्या होगा दादी? क्या ये समाज मुझे सुकून से जीने देगा? क्या मेरे अपने मुझे ताने देना बंद कर देंगे? क्या लोग मुझे पति की छोड़ी हुई औरत नहीं कहेंगे? क्या कोई दूसरा मर्द ये जानकर कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है वो मुझ पर बुरी नजर नहीं डालेगा या मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा, या फिर मेरी दूसरी शादी में मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ेगा? दादी ने कहा, फिर तू क्या करेगी मेरी बच्ची? क्या संजय का ये कठोरपन तू जिंदगी भर सहेगी? क्या तू अपने आंसुओं को उस निर्दयी की बातों से ऐसे ही बहाती रहेगी और खुद को यूं दुखी करती रहेगी? सुप्रिया ने कहा, नहीं दादी, मैं क्या करूंगी ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, एक आखिरी मौका मैं अपने रिश्ते को जरूर देना चाहूंगी, एक बच्चे को जन्म देकर। हो सकता है बेटा पैदा करने से संजय के बर्ताव में मेरे लिए बदल जाए, और अगर नहीं बदला तो फिर मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। दादी ने सुप्रिया के इस हौसले को देखकर उसे गले लगाकर उसके माथे को चूम लिया और फिर सुप्रिया भी अपने आत्मविश्वास के साथ अपने काम में लग गई। सुप्रिया ने अब अपने आप को संजय के व्यवहार के हिसाब से ढाल लिया था। वो समझ गई थी कि बच्चा पैदा करने के लिए भी संजय बस वही करेगा जो हर रात उसके साथ करता आया है। वो उसे सिर्फ बच्चा देगा, अपना प्यार नहीं। इसलिए आज की आने वाली रात के लिए सुप्रिया ने कोई सपने नहीं सजाए। वो समझ गई थी कि संजय को बदलना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। बस इसी सोच से वो अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ रही थी। रात का वक्त हो गया और हर रोज की तरह सुप्रिया अपने कमरे में चली गई, जहां संजय टेबल में बैठकर बुक पढ़ रहा था। सुप्रिया बैठ के एक कोने में बैठकर संजय की बुक पूरी होने का इंतजार कर रही थी, और इधर संजय था कि उसे सुप्रिया से कोई मतलब नहीं था, बल्कि अपनी बुक से ज्यादा चिंता थी। कुछ देर बाद संजय ने अपनी बुक पढ़कर पूरी कर ली
और फिर आकर बेड में लेट गया। सुप्रिया भी बेड के दूसरे कोने में लेट गई। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद संजय ने सुप्रिया को अपनी तरफ खींचा और उसके साथ हम बिस्तर होने लगा। बच्चा पैदा करना संजय के लिए एक प्रक्रिया सिर्फ हो सकती थी, पर सुप्रिया के लिए एक अनोखा एहसास था जिसे वो जीना चाहती थी। बच्चा पैदा करना एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक प्रेम की निशानी भी होती है। ये बात वो संजय को कैसे समझाए। सुप्रिया जब तक संजय के करीब होती वो ऊपर निगाहें करके बस घूमते हुए पंखे को देखती और सोचती कि ये कैसी सजा है शादी करने की या प्रेम करने की। क्यों एक पत्नी को इतना भी हक नहीं होता कि वो अपने पति को, जो उसे समाज में अपनी पत्नी कहता है, वो उसे अपने दिल की बात कहने के लिए भी तरसे। सारे पति तो ऐसे नहीं होते, पर ये रूढ़िवादी पति कब इस समाज से खत्म होंगे? कब किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी सोच को बड़ा बनाएंगे? क्यों एक औरत अगर अपने पति के साथ शारीरिक सुख पाना चाहती हो तो वो उससे खुलकर बात नहीं कर सकती? आखिर हर मर्द की तरह एक औरत भी तो कुछ जरूरतें होती हैं। अगर पत्नी यह जरूरत पूरी ना करे तो पति कहता है कि पत्नी मुझे सुख नहीं देती तो इसलिए मैं बाहर संबंध बनाऊंगा। लेकिन अगर यही काम पत्नी करे तो नहीं नहीं सुप्रिया, ऐसा तेरा सोचना भी पाप है। लोगों के पति होते होंगे अपने पत्नी को प्यार करने वाले, पर तेरी किस्मत में एक छोटी सोच वाला पति है जिसे सिर्फ औरत एक मोम का पुतला लगती है, जिसके अंदर कोई भावना, कोई जज्बात नहीं होते। फिर सुप्रिया के ये सब सोचते सोचते संजय की उत्तेजना पूरी हो गई और वो सुप्रिया से दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। सुप्रिया भरी आंखों से संजय के ये बर्ताव को देखती रही, पर उसे पता था कि संजय पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रिया सो रही है या रो रही है। धीरे धीरे रात खत्म होने लगी थी और सुबह की लालिमा छाने लगी थी और सुप्रिया अभी भी संजय की तरफ मुंह करके लेटी हुई थी कि बस एक बार संजय उसे अपने सीने से लगा ले। पर वो जानती थी कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। सुप्रिया और संजय साथ तो थे पर करीब बिल्कुल नहीं थे। अब तो जैसे सुप्रिया की नई ड्यूटी लग गई थी, हर रात संजय के साथ हम बिस्तर होने की, जो कब संजय पूरी करके सो जाता पता ही नहीं चलता था सुप्रिया को। 1 महीना बीत चुका था। अब सब सुप्रिया की तरफ आस लगाकर देख रहे थे कि ना जाने कब सुप्रिया कोई अच्छी खबर सुना दे। सुप्रिया भी अच्छी खबर का ही इंतजार कर रही थी। शायद उसे अभी भी उस लम्हे का इंतजार था जब संजय को पता चलता कि सुप्रिया मां बनने वाली है, तो वो सब कुछ छोड़कर भागकर सुप्रिया के पास आता और उसे अपनी बाहों में भर लेता। बस बाहों में भर कर सीने से लगा लेना और प्यार से माथे को चूम लेना कितना आसान है ना। और ऐसा करने में शायद 2 या 3 मिनट का वक्त भी ना लगे। पर सुप्रिया बस इस लम्हे को जीने के लिए 14 महीने से इंतजार कर रही थी। गलती शायद सुप्रिया की भी नहीं है। हम मध्यम वर्गीय परिवार वाले अपनी बेटियों को यही संस्कार बचपन से देने लगते हैं कि पति ही परमेश्वर है, वो जैसा कहे हमें वैसा ही करना चाहिए। उसकी मर्जी और फैसले को अपनी मर्जी और फैसला समझना चाहिए। लेकिन आजकल के कुछ पेरेंट्स जिन्होंने जिंदगी को न सिर्फ जिया बल्कि देखा भी है, वो अपने बच्चों को काबिल बनाते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर होने की सलाह देते हैं, पर अपनी बेटी का तलाक ना हो वो भी यही कोशिश करते हैं। बस सुप्रिया को भी मध्यम वर्गीय परिवार और पढ़े लिखे होने पर भी यही शिक्षा मिली अपने माँ पापा से, जो सही भी है पर हर औरत के लिए नहीं। जिसका पति परमेश्वर हो सिर्फ उसके लिए। पर यहाँ तो सुप्रिया की जिंदगी किसी और ही मोड़ पर जा रही थी। अब उसे संजय के साथ और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो माँ बनना चाहती थी, कोई खिलौना नहीं। कुछ दिन सुप्रिया के भी इसी इंतजार में बीत गए और फिर एक दिन संजय को किसी केस के सिलसिले में शहर से 2-3 दिनों के लिए बाहर जाना था। हमेशा की तरह संजय ने रात के खाने पर अपनी माँ से बता दिया और कहा कि बैग पैक करवा दीजिएगा अपनी बहू से बोलकर। सुप्रिया वहीं खड़ी थी पर्दे के पीछे, पर संजय ने एक नजर नहीं देखा। सुप्रिया ने सोचा कि क्या संजय ने आज तक मुझे अपनी पत्नी माना भी है या नहीं। हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है। कोई और शादी का जोड़ा होता तो अब तक एक दूसरे के लिए न सिर्फ जिंदगी में बल्कि दिलों में भी बस जाता। फिर संजय और मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? संजय भी तो आज के जमाने के लड़के हैं। वो भी तो टीवी और दुनिया देखते होंगे जहां लोग एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हुए दिखते होंगे। फिर संजय के अंदर ऐसी भावना क्यों नहीं है? क्या मैं सिर्फ उनकी माँ की बहू हूँ, उनकी पत्नी नहीं, जो मुझसे एक बार भी नहीं कह सकते थे? और तभी पीछे से सुप्रिया को किसी ने आवाज दी कि बहू चल तू भी खाना खा ले। और फिर सुप्रिया अपने मन में उठने वाले सवालों को बीच में छोड़कर चली गई। संजय अपने काम के सिलसिले से शहर से बाहर चला गया।
और पीछे छोड़ गया सुप्रिया के सुलगते हुए अरमानों को। सुप्रिया भी अब अपने फैसले को लेकर शक करने लगी थी कि क्या बच्चा पैदा करना एक सही फैसला था, क्योंकि संजय में तो आने वाले बच्चे को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी तो मुझे बच्चा भी नहीं हुआ कि मैंने एक बेटी पैदा कर दी हो जिससे संजय उखड़े उखड़े हों। कम से कम आने वाले बेटे की ही चाह में थोड़ा बदल जाते। और उससे भी बड़ी बात, अभी तक तो मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हुई हूँ। ना जाने अपने पति के एक पल के प्यार के लिए मैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। सुबह से रात तक सुप्रिया बस काम ही करती रहती है, कभी इसका तो कभी उसका, कभी अपने पति संजय की जी हजूरी। बेचारी अपने लिए तो वक्त ही नहीं निकाल पाती। और ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और सुबह 5 बजे खुल भी गई। बेचारी उठकर अपनी रोज की दिनचर्या में लग गई, सबके लिए सुबह की चाय बनाना, नाश्ता बनाना। लेकिन आज सुप्रिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो जैसे ही चाय की ट्रे लेकर किचन से बाहर आई तो वैसे ही चक्कर खाकर बेहोश हो गई। पूरा घर परेशान हो गया कि सुप्रिया को क्या हो गया। जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाया गया तो पता चला कि सुप्रिया पेट से है। फिर तो जैसे घर का पूरा माहौल ही बदल गया। सब लोग खुशी से नाचने गाने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। तरह तरह की मिठाइयां घर पर आ चुकी थी। सब एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगे। थोड़ी देर बाद सुप्रिया को भी होश आ गया और जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। और वो भागकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और इस खुशी के लिए उन्हें धन्यवाद करने लगी, क्योंकि सुप्रिया को खुशी माँ बनने की नहीं बल्कि अपने पति से मिलने वाले प्यार की थी, जो उसके माँ बनने पर ही मुमकिन थी। अब वो बस भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जल्दी ही संजय घर आ जाए और मुझे अपनी बाहों में भर ले। सुप्रिया ये खुशखबरी खुद संजय को देना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सास से ये बात कही। और उसकी सास साथ ही पूरा परिवार भी यही चाहता था कि संजय और सुप्रिया एक साथ खुश रहें। इसलिए उसकी सास ने भी सुप्रिया की इस बात को मान लिया और पूरे घर को यह आदेश दे दिया कि वो सब संजय को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। संजय 2 दिन बाद घर आने वाला था। उसने फोन पर अपनी माँ को यह खबर दे दी थी, पर उसने एक बार भी सुप्रिया की खबर अपनी माँ से नहीं ली। सुप्रिया जानती थी कि संजय कभी उसका हाल नहीं पूछेंगे। बस एक माँ बनना ही आखिरी उम्मीद है जो शायद संजय को मेरे करीब ला सके। अब तो पूरा घर बस सुप्रिया के आगे पीछे डोलता, जैसे तब जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी। अब वो सारा दिन आराम करती और बाकी सब उसकी देखभाल करते। अब उससे कोई भी काम के लिए नहीं कहता। वो ये सब तो अपने ससुराल वालों से उम्मीद ही नहीं की थी कि बच्चा आने की खुशी में उसके ससुराल वाले भी बदल जाएंगे। उसने तो बस उम्मीद की थी तो संजय के बदलने की। सुप्रिया के ये 2 दिन संजय के इंतजार में बीत भी गए और आज शाम तक संजय घर भी पहुंचने वाला था। सुप्रिया तो यही सोच सोच कर घबरा रही थी कि वो आखिर संजय को इतनी बड़ी खुशखबरी बताएगी कैसे। उसने तो कभी संजय से खुलकर बात भी नहीं की, तो वो कैसे ये बोल पाएगी कि वो पिता और मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे तो ये सोच सोच कर भी शर्म आ रही है। और फिर वो ये सुनकर जो मेरे करीब आएंगे तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं उनको गले लगा लूंगी या फिर उनको चूम लूं? नहीं नहीं सुप्रिया, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले उनका रिएक्शन देखूंगी, फिर ही मैं कुछ करूंगी। संजय जैसे ही कमरे में आया तो एक बार फिर कमरा उसे सजा हुआ मिला, पर इस बार कमरे को फूलों से नहीं बल्कि खिलौनों से सजाया गया था। संजय के कमरे में आते ही सुप्रिया की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो संजय से क्या कहे। संजय ने पूरा कमरा देखा, फिर सुप्रिया की तरफ घूर कर देखा और फिर अपना सामान रखकर बाथरूम की तरफ जाने लगा कि तभी सुप्रिया ने संजय को पीछे से ही आवाज लगाकर रोका। संजय ने गुस्से में पलटकर सुप्रिया की तरफ देखा तो सुप्रिया थोड़ा घबरा गई। फिर संजय ने कहा कि बोलो, क्यों पीछे से तुमने टोका मुझे जाने से? सुप्रिया अब संजय के इस बर्ताव से बहुत घबरा गई थी और उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वो मुझे आपसे मैं कुछ बोलना, वो मैं माँ और वो पिता। अब संजय को सुप्रिया की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था और उसने अचानक ही जोर से चिल्लाकर कहा कि कहो क्या बोलना है साफ साफ। फिर सुप्रिया ने भी डर कर एक ही सांस में बोल दिया, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। संजय सुप्रिया की इस बात को सुनकर सुप्रिया की तरफ 2 मिनट तक बड़ी खामोशी से देखता रहा। कहानी अभी जारी है दोस्तों। दूसरा भाग पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।